हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स की इस प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ हमने देखा है, जाना है, समझा है, और आज के इस लेक्चर में हम आप पहुंचे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से हम उनका आंसर करेंगे। इन सब चीजों के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे इसको, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर बुक में दिए गए हैं चैप्टर 13 के लॉन्ग आंसर टाइप में, हम उन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट्स हमारे इतने ज्यादा क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा क्लियर हैं कि अब इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाए आप उसका बिल्कुल ही बिंदास तरीके से आंसर करने वाले हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत तकलीफ बात नहीं होने वाली है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब को रखते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। रीड करेंगे कि भाई हमारा सवाल क्या है। एक बहुत ही अच्छा सा इमेज दिया हुआ है। इमेज में हमें यहां पर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कहते हैं कमेंट ऑन द फॉलोइंग फिगर 1 2 3। तो क्वेश्चन है कि बस इस इमेज को देखना है। ये जो इमेज आपको, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसको आपको देखना है। और ये इस इमेज में 3 फिगर है, फिगर 1 2 एंड 3। तो इन तीनों को आपको देखना है, जानना है, समझना है, और फिर इसके ऊपर कमेंट करना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है इन 3 इमेज को ध्यान में रखते हुए। तो ये 3 इमेज को हम देखेंगे तो यहां पर दिखता है कि ए है, इसमें सिर्फ, इसमें बी है एंड सी है। इस वाले की बात करें तो ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें बात करें तो अभी हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। उसके बाद हमें इसमें कुछ और ऐड हो गया, दैट इज की इसमें हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है ए के बाद पी, क्यू भी ऐड होता दिख रहा है, आर एस जी भी है कुछ हमारे पास, और इधर ए बी सी है। तो ए बी सी है, तो मतलब इतने सारे स्पीशीज हैं हमारे पास। तो हमारे पास टोटल कितने स्पीशीज हैं, ये कहता है कि ए बी सी डी जी पी क्यू आर एस, ये जितने हैं ना, जिसको हमने देखा इन फिगर्स में, है ना, ये सारे के सारे कहने का मतलब है कि अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं। यहां पर हमें दिख रहा है कि ये जो स्पीशीज है इस वाले फिगर में, मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर हमारी गिनती में आ रहे हैं, और ये पांचों के पांचों जो हैं सो ए हैं। तो ये हमें देख के समझ में आता है कि ये पांचों जो हैं वो एक ही स्पीशीज हैं। वो पांचों जो हैं वो एक ही स्पीशीज है, एक ही तरीके के स्पीशीज हैं। तो फिगर 1 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि फिगर 1 शोज ए सिंगल पॉपुलेशन ए, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल आर ऑफ द सेम स्पीशीज आर इंटरैक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट ओनली। तो ये एक दूसरे से मतलब रखे हुए हैं, एक दूसरे से इनका इंटरैक्शन है, सिर्फ एक ही तरीके के स्पीशीज हैं, इसमें ए है। जो बात खत्म। फिगर 1 हमें इतना सा बात बता रहा है। कुछ डाउट है क्या आपके मन में, आप उसको कमेंट में जरूर पूछें। फिलहाल क्या है, एक बार और देखते हैं कि ये जो है ना फिगर ए, इसमें सिर्फ ए है, और बता रहा है कि ए बी सी डी जी पी क्यू आर एस जो है वो सब अलग अलग स्पीशीज हैं। तो ये सब जो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इसमें इस वाले में सिर्फ ए है। तो कहेंगे हम कि ये जो फिगर है ये बता रहा है कि कुछ ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें कि ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें कि सिर्फ एक ही तरीके के स्पीशीज पाए जा रहे हैं। वो स्पीशीज एक दूसरे से मतलब रखे हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बन रहा है, वो आप देख रहे हो। ठीक है, तो एक दूसरे से ये बॉन्ड बना रहे हैं और लाइफ को जी रहे हैं। तो वही है हमारा फिगर 1, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिगर 2 की अगर हम बात करें तो हमको इसमें कौन कौन दिख रहे हैं, तो हमको इसमें ए बी सी दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें कि 3 तरीके के स्पीशीज हैं। अगर हम ए को देखें तो ए जो है वो बी से मतलब रखे हुए है, ए जो है वो ए से मतलब रखे हुए है। कहने का मतलब है कि इसमें 3 तरीके के स्पीशीज का मामला चल रहा है। कह रहा है कि फिगर 2 दिखा रहा है कि इट हैज 3 स्पीशीज which are A, B and C. These 3 species are interacting among themselves and their environment. तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो बस डिफरेंस इतना है
किसमें सिर्फ एक तरीके का स्पेशीज है और इस वाले में 3 तरीके का स्पेशीज है, दैट इज ए, बी एंड सी। ये वाले में ये अपना एक दूसरे से इंटरेक्शन है, इन लोगों का अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है। इसमें क्या है कि इन तीनों का एक तीसरे से इंटरेक्शन है ना, ये चीज बता रहा है। तो ये हो गया हमारा फिगर 2, ठीक है। अगर हमने इस एक सर्कल को पॉपुलेशन कहा है, हमने इस एक सर्कल को एक पॉपुलेशन कह दिया, हमने इस वाले एक सर्कल को क्या कहा है, एक पॉपुलेशन कहा है, राइट। यहां 3 सर्कल है तो हम यहां पर 3 पॉपुलेशन हमको कहना पड़ेगा, P1 कह लो, P2 कह लो एंड P3 कह लो। तो इस हिसाब से जब हम ये P1, P2, P3 को ऑल टुगेदर लेकर के देखेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, तो हमारे सामने बायोम आ जाएगा। कुछ यही है, हमको एक बायोम देखने को मिलेगा। तो फिगर 3 हमको एक बायोम दिखा रहा है, एक ऐसा बायोम जिसमें कि हमारे पास 3 पॉपुलेशन है, ठीक है, 3 कम्युनिटी है हमारे पास। ये पॉपुलेशन एक्चुअली सोचेंगे ये क्या है, ये पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन ऑफ ए जो है, ये क्या कर रहा है, ये अलग तरीके का कम्युनिटी है, ये अलग तरीके का कम्युनिटी है। ये पॉपुलेशन ऑफ ए, बी एंड सी जो है, ये अलग तरीके का कम्युनिटी है। इसमें ये वाला जो पॉपुलेशन है, P1 ना लिख करके इसको C1 लिखो, इसको C2 लिखते हैं हम, C3, C2 कम्युनिटी, राइट। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमको कौन दिख रहा है, तो A है, B है, C है, D है। इसमें कौन कौन है, तो A है, B है, C है, D है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें हमको दिख रहा है कौन कौन, तो P है, G है, Q है, R है, S है। इसकी बात करें तो A, B, C है ना। तो ये अलग अलग है। इस वाले में हम बात करें तो P, Q, R, S जो है, ये सब एक दूसरे से मतलब रखता है, एक दूसरे से सबका इंटरेक्शन है। इसमें बात करें तो A, B, C, D एक दूसरे से सबका इंटरेक्शन है, इसमें A, B, C का इंटरेक्शन है और ऑल टुगेदर एक बायोम बना रहे हैं। तो वही कह रहा है कि फिगर 3 जो है, इट शोज अ बायोम, इट हैज 3 कम्युनिटीज, इसके पास 3 कम्युनिटी है। ईच कम्युनिटी हैज डिफरेंट स्पीशीज and these 3 communities are interacting with each other and the environment forming a biome। काफ़ी आसान है, कुछ बहुत ही बड़ा इसमें लॉजिक नहीं था। आप इसको नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल को तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम चले आए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि एन इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, नेम दिस एट्रीब्यूट्स विथ डेफिनेशन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 2 चीजों की बात की जा रही है। हमारे पास 2 कंडीशंस रख दिए गए, एक तरफ रख दिया है किसी एक इंडिविजुअल को और एक तरफ रख दिया गया है किसको, तो रख दिया गया है पॉपुलेशन को, ठीक है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके जो ग्रुप बनाते हैं वो पॉपुलेशन कहलाता है। तो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल एंड ए पॉपुलेशन हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। तो एक इंडिविजुअल की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और पूरे पॉपुलेशन को अगर हम लेकर के चलें तो हम कहेंगे कि एक अलग हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। कह रहा है कि नेम दिस एट्रीब्यूट्स विद डेफिनेशंस। एक चीज जो है, कह रहा है कि एक पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें तो बर्थ रेट होता है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के बर्थ रेट को हम नहीं कह सकते, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का जन्म हुआ है या कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसका या तो बर्थ होगा या तो उसकी डेथ होगी। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को लेकर के चले तो हम कहते हैं कि यहां पर बर्थ रेट की हम बात करते हैं जिसको नेटिलिटी, और हम डेथ रेट की बात करते हैं जिसको मॉर्टेलिटी का नाम दिया जाता है, राइट। तो पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट, नेटिलिटी एंड डेथ रेट, मॉर्टेलिटी हो गया। वेयर एज एन इंडिविजुअल हैज बर्थ एंड डेथ, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तो उसके बर्थ रेट और डेथ रेट को हम क्या हुई बोलेंगे, हम सीधा सीधा इंडिविजुअल के लिए बर्थ एंड डेथ रहता है। और वही पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करते हैं, दैट इज की नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि द डेंसिटी इज रेफर टू एज द इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया हैं हमने उसको पॉपुलेशन का नाम दे दिया। एंड डेंसिटी चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम, और डेंसिटी चेंज भी होता है,
पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इट इज द ग्रोथ रेट सीन इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो समय के साथ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होता है इसी को हम लोग ग्रोथ रेट के अंदर डालते हैं, जो हमारे ये पॉइंट सी कह रहा है। पॉइंट डी नेटलिटी कहता है कि रेट ऑफ द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और बर्थ रेट पर यूनिट टाइम को हमने नेटलिटी का नाम दिया है। एंड मॉर्टेलिटी है कि इट इज द रेट ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। इंक्रीज मॉर्टेलिटी शो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, एंड वही है कि इंक्रीज इन नेटलिटी शोज ए इंक्लाइनेशन इन पॉपुलेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है 5 ABCDE, इसको आप नोट कर लें, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लें। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल वाला नहीं है। अगर इसमें किसी तरीके का आपको डाउट हो रहा है, किसी तरीके की तकलीफ आपको लग रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां जाकर के सारे डाउट्स को अपने पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए ये सारी चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द एज पिरामिड। चलिए हमने मान लिया कि ये जो डायग्राम है ये एज पिरामिड की बात की जा रही है ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो ABC ये क्वेश्चन तक गिवन है, मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन है। 3 तरीके के पिरामिड दिए गए हैं और तीनों 3 शेप के हैं। सबसे नीचे जो है ये प्री रिप्रोडक्टिव लाइफ को दिखा रहा है, और यहां पर ये जो बॉक्स 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 बनाया हुआ है ये हम समझ गए कि ये यहां से जो यहां तक का गेम है, यहां से जो यहां तक का गेम है, यहां से जो यहां तक का गेम है, और यहां से यहां तक का गेम है। नीचे वाला जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, आपको दिख रहा है इस तरीके से, एंड आपको दिख रहा है इस तरीके से। ये ऊपर वाला जो है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला फेज है, एंड जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये वाला जो यहां से ये है, या फिर ये है, या फिर आपको ये है, ये रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बता रहा है। ये क्वेश्चन में दिए गए डायग्राम, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम को समझने वाली चीज है। फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द एज पिरामिड, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब है कि द बेस इज द प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, द मिड पार्ट ऑफ द पिरामिड इज रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, एंड द टॉप इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाले हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है, उन्होंने अपनी क्षमता खो दी है। जो बीच में है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड जो नीचे हैं ये वो पॉपुलेशन है जो आने वाले समय में मैच्योर होंगे, उसके बाद ये पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके बाद ये बच्चों को जन्म दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फिलहाल अभी उस काबिल ये नहीं हुए हैं, इनका बॉडी अभी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। कह रहा है फिगर ई इज ए पिरामिड शेप फिगर। तो फिगर ए जो है ये पिरामिड शेप का फिगर आपको दिख रहा है, और इसमें कहता है कि दिस स्ट्रक्चर हैज ए लार्जर बेस दैन द मिड एट द टॉप। तो यहां पर आपको इस डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि इसका ये जो निचला स्तर है ना, ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा है ये सबसे बड़ा दिख रहा है, और इसके ऊपर वाला छोटा है, एंड इसके ऊपर वाला और छोटा है। तो कहने का मतलब है कि वो पॉपुलेशन जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो कर ही नहीं सकते, वो सबसे कम है। जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो उससे ज्यादा हैं, और जो आने वाले समय में जो रिप्रोडक्शन करेंगे ये उससे भी ज्यादा है। तो इसका डायग्राम का कहने का ये मतलब है। इसको आप नोट करो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे की चीज़ों को, मतलब कि यहाँ तक हमने देख लिया, समझ लिया, इसको आपने नोट कर लिया, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम जो हमें बता रहा है कि निचले वाले पार्ट में जो है, जो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होने वाले हैं कुछ दिनों में, जो जिन्होंने शक्ति खो दी वो सबसे कम है, जो कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, और जो आने वाले समय में करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस शेप इंडिकेट्स दैट द पॉपुलेशन वुड ग्रो रैपिडली। मतलब कहने का है कि आने वाले समय में जो पॉपुलेशन है वो गजब का ग्रो करने वाला है, कोई डाउट मन में नहीं रखना है। दूसरा फिगर क्या है? अब दूसरे फिगर के बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा फिगर। दूसरा फिगर में जो सबसे ऊपर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव,
ये हमें दर्शा रहा है कि इसकी संख्या कम है। आपको दिख रहा होगा कि अगर इसकी बात करें तो संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाले को हम ध्यान भी नहीं देंगे, इनके पास तो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ऐसे भी जा चुकी है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की, तो जितने रिप्रोडक्टिव हैं, जो मतलब जितने अभी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उतने ही और लोग हैं जो आने वाले समय में रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब कि पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्टिव फेज में जितने अभी मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो अभी रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसकी संख्या जितनी है उसके बराबर ही है कुछ वो जो आने वाले समय में रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। तो अभी जितने हैं और जैसा अभी करेंगे रिप्रोडक्शन, तो आने वाले समय में भी वैसा ही करेंगे। तो एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आपको यहां देखने को मिलेगी। कहता है कि फिगर बी इज इन्वर्टेड बेल शेप पिरामिड, इन दिस बोथ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज द सेम। और इसका स्टेटस ये हो जाए कि दिस शेप इंडिकेट्स द पॉपुलेशन इज स्टेबल। पॉपुलेशन इज स्टेबल, ऐसी कहानी आपको देखने को मिलने वाली है, राइट। फिगर सी अजीब तरीके का है। फिगर सी में आपको दिख रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से ज्यादा आपको रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा, लेकिन आपको नीचे जो है ना वो कमता हुआ दिख रहा है, मतलब नीचे कमता हुआ। इसको अगर हम ऐसे कुछ अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो आपको दिख रहा है कि ये जो है वो इस तरीके से आपको गिरता हुआ ग्राफ दिख रहा है। मतलब कि आने वाले समय अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो है उनकी संख्या ज्यादा है। मतलब अगर इसको इधर से ऐसे 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 अगर हम ड्रॉ करके अगर देखने जाएं तो समझ में आता है कि रिप्रोडक्टिव फेज वालों की संख्या ज्यादा है, और आने वाले समय में जो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होने वाले हैं, मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले, उनकी संख्या जो है वो गिर जाएगी, गिरने वाली है। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले अगर कम हैं तो आने वाले समय में जो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब वो गिरने वाली है। तो कहने का मतलब है कि फिगर 3 इज आर्न शेप पिरामिड, द प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज लेसर than the post reproductive population, and as a result हमें क्या देखने को मिल सकता है कि this shape indicates that the population is declining। डिक्लाइन हो सकता है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन गिर सकता है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये हमारा क्लियर होता है। यहाँ पे आसान क्वेश्चन था, तो इसी के साथ आपने इसको नोट कर लिया है क्वेश्चन 3 को। अब आप उसके आंसर को भी नोट कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है भाई साहब, कहता है कमेंट ऑन द ग्रोथ कर्व गिवन बिलो। ये जो ग्रोथ कर्व यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले इमेज में, इसके ऊपर हमें बात करना है। इस वाले एक्सिस पे अगर इस एक्स एक्सिस की बात करें और इधर अगर हमारे ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे हमारा टाइम दिया हुआ है, या ऐसे ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो इधर क्या है कि टाइम दिया है, इधर क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि द अबव ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट हैविंग द लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि ग्राफ दिखा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट हैविंग लिमिटेड रिसोर्स, इनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। द ग्राफ शोज एन इनिशियल लैग फेज, आफ्टर दैट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कुछ लैग है, फिर पॉपुलेशन लैग, फिर आपको पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर इट टेक्स प्लेस नोन एज द एक्सेलरेशन, फॉलोइंग विच डिसेलरेशन टेक्स प्लेस, एंड एट लास्ट ए सिम्पटोम अकर्स, ए सिग्मोइड कर्व प्लॉट इज फॉर्म। तो एक सिग्मोइड कर्व आपको इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा जो है वो आपको दिख रहा है। When the population reaches carrying capacity, this is called the Verhulst-Pearl logistic growth. This is represented by an equation, और इसको equation dn by dt rn k minus n by k के रूप में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, अगर इस तरीके से जो लिखा हुआ है कि dn by dt, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, ये स्मॉल t होता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर एन, और यहाँ पे ब्रैकेट में है k माइनस एन बाई के, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखा है, वही लिखता है कि आर एन हो जाएगा, और इसको कैसे लिखता है 1 माइनस एन बाई के, ऐसा लिखता है, ठीक है। तो हेयर 1 माइनस एन बाई के इज इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, तो इसको इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस कहा जाता है। 1 माइनस के जो है 1
1 माइनस एन बाई के, इसको इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट का नाम दिया गया है। तो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5वां सवाल हमसे कहता है क्या कि पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम काउडेटम वाज ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम, इसको थोड़ा इटैलिक्स होना चाहिए था, ये वाला, वाज ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम, ठीक है। तो पैरामीशियम का एक प्रजाति है जिसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद देखने को मिला कि द कल्चर मीडिया बिकम द ओवर क्राउडेड विद पैरामीशियम। तो 5 दिनों के बाद ऐसा दिखता है कि जो हमने कल्चर किया था उसमें कि पैरामीशियम की जो संख्या है वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है विद पैरामीशियम एंड हैड डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स। और क्या है डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स, हमको वहां पे दिखा पैरामीशियम बढ़े तो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो यूज में आ गए। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व विल द पॉपुलेशन अटेंड, ड्रॉ दी ग्रोथ कर्व। तो पूछ रहा है कि कैसा पॉपुलेशन है, व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन, और किस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। ये पॉपुलेशन ने किस तरीके ग्राफ अटेंड किया उसके बारे में है। तो ये ग्राफ कुछ पिछले ग्राफ जैसा ही सेम है। जस्ट बिकॉज की सिग्मॉइड टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व वुड बी ऑब्टेन्ड, इट्स शोन इन द पॉपुलेशन ग्रोइंग द हैबिटेट ग्रोइंग द लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स चूंकि लिमिटेड है तो हमको यही कहानी मिलने वाला है। रिसोर्स हमारा लिमिटेड है क्योंकि एक मीडिया में हमने लिमिटेड रिसोर्स दिया था, ठीक है। तो जब लिमिटेड रिसोर्स है तो हमें यही चीज़, हमें इस तरीके का ग्राफ हमको मिलने वाला है, इस तरीके का ग्राफ हमको मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलें, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ग्राफ इनिशियली जो है वो लैग फेज में है, फिर एक्सेलरेशन फेज में जाता है, फिर सर्टेन इंक्रीज इन has takes place, after that it followed the deceleration and available nutrients get depleted because of the excessive uses of growth of paramecium stops at last same point। अगर से देखिए क्या है ना कि लिमिटेड रिसोर्स है तो जितना रिसोर्स था तब तक इन्होंने यूज़ किया। मतलब इस तरीके का ग्राफ का कहने का मतलब है कि पहले कुछ नहीं था, जब रिसोर्स उसको समझ में आया उसने क्या किया कि अपना रिसोर्स को यूज़ करना शुरू किया और यहाँ से ग्रोथ शुरू हुआ। लेकिन एक समय के बाद जाकर के वो रिसोर्स खत्म हो गया तो फिर यहाँ पर हमको ग्राफ यहाँ से प्लेन हो गया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नीचे प्लेन था, फिर रिसोर्स यहाँ से रिसोर्स यूज़ में आना शुरू हुआ, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, रिसोर्स खत्म, फिर वो प्लेन लाइन। तो जब तक रिसोर्स था तब तक क्या था, ग्रोथ था। तो यही हमारे ये पूछ रहा था ये क्वेश्चन, आसान है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज। तो अलग तरीके के पॉजिटिव इंटरेक्शन के बीच में के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो स्पीशीज हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है। तो हमने देखा था कि 2 स्पीशीज है, जैसे कि स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है। तो ये तरीके जब स्पीशीज 2 स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है कि हो सकता है कि दोनों को उससे फायदा पहुंचे, या हो सकता है कि दोनों को नुकसान पहुंचे। हो सकता है कि एक को फायदा पहुंचे और दूसरे को नुकसान पहुंचे, या हो सकता है दोनों में से किसी को कोई फर्क ना पड़े, या फिर हो सकता है कि एक को नुकसान पहुंचे और दूसरे का फायदा हो जाए। हो सकता है कि एक को नुकसान पहुंचे और दूसरे को कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है कि एक का कुछ फायदा हो और दूसरे को कोई फर्क ना पड़े। फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात की जा रही है, मतलब कि पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब किसी न किसी का फायदा होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, एक है हमारे पास म्यूचुअलिज्म और एक है हमारे पास कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ इंटरेक्शन है 2 स्पीशीज के बीच में, जिसमें कि दोनों स्पीशीज जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हुए म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं। ये कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअलिज्म। इसमें स्पीशीज ए में भी लिखता है कि प्लस साइन दिख रहा है आपको, इसमें स्पीशीज बी में भी आपको प्लस साइन दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज में आपको प्लस साइन देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों स्पीशीज का क्या होने वाला है, दोनों स्पीशीज का यहाँ पर फायदा होने वाला है। कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई बात यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पे। इसको आप नोट कर लें, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी चीजों को। और दैट इज की अबाउट कॉमेंसलिज्म।
कॉमेंसलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जब दो स्पीशीज आपस में मिलते हैं तो दो स्पीशीज जब मिलते हैं तो इसमें एक का फायदा होता है और दूसरे पे किसी तरीके का कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई नुकसान हो गया दूसरे को, या फिर दूसरे को भी फायदा है। दूसरे को ना तो फायदा है ना नुकसान है, वो जैसा था वैसा है। फॉर एग्जाम्पल में एक ऐसा पेड़ जिसकी टहनियां बहुत कमजोर है, उसने दूसरे पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसने उसका किसी तरीके का ना तो न्यूट्रिशन उससे लिया ना किसी तरीके की और चीज ली, बस एक सिंपल सा सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके चढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि एक जिसने सपोर्ट लेके चढ़ा उसको पॉजिटिव मिला कि मतलब उसका वो सपोर्ट मिला है, उसके फायदे का काम हुआ है। लेकिन दूसरा जिससे सपोर्ट लिया गया उससे क्या हुआ, ना तो उसको किसी तरीके का नुकसान हुआ उसके सपोर्ट लेने से, ना ही उसके सपोर्ट लेने से किसी तरीके का फायदा हुआ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमेंसलिज्म। आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं? आई थिंक ये आसान है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कई दफा देख लिया है। आगे चलें अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, डिस्कस करें अपने क्वेश्चन नंबर 7 को कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। 7th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन हमारे सामने। 7th क्वेश्चन का कहना है कि इन एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम की कहानी है। एक्वेरियम कहने का मतलब है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमने बनाया है। तो कह रहा है कि एक एक्वेरियम है जिसमें 2 हर्बीवोर स्पीशीज है। हर्बीवोर स्पीशीज कहने का मतलब वो है कि ऐसे स्पीशीज है जो अपने प्लांट्स का यूज करने वाले हैं एज अ फूड। तो और वो हर्बीवोर स्पीशीज हैं फिश के, तो मतलब ऐसे फिश हैं एक्वेरियम में 2 हर्बीवोर फिश हैं, लिविंग टुगेदर, दोनों साथ रहते हैं, खाते हैं। और क्या खाते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स को अपने फूड के रूप में वो यूज करते हैं। किनको? तो फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। हर्बीवोर है, हर्बीवोर हैं तो उन्हीं को खाएंगे ना, ऐसा थोड़ी किसी दूसरे मछली को खा जाएंगे। एज पर एज द गॉसिप प्रिंसिपल, one of the species is to be eliminated in due course of time, but both the surviving and well in the aquarium give possible reason। अब देखिए गॉसिप लॉ क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा है कि इन 2 स्पीशीज में से कोई एक जो है उसको अलग होना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा, उसको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक जो है वो जीतेगा तो जो है वो किसी दूसरे को बाहर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि जो है ना बोथ जो है दोनों के दोनों जो है एक्वेरियम में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं तो हमसे पूछता है कि तुम बताओ पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। अगर दोनों अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है हर्बीवोर फिश। ये किसको खा रहे हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं, इन्हीं को खा रहे हैं ना, ये फाइटोप्लैंक्टन को ये खा रहे हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी तक वो फिश उसको अपना फूड बना रहे हैं और खाते जा रहे हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गॉसिप प्रिंसिपल, वन स्पीशीज टू बी एलिमिनेटेड, दैट इज नो 2 स्पीशीज कैन लिव इन द सेम नीश एंड हेंस वन ऑफ देम नीड टू बी एलिमिनेटेड। सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर इस सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो गिवन सिनेरियो है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर इस सिनेरियो की बात करें तो आई हैव 2 हर्बीवोर स्पीशीज आर लिविंग इन द सेम नीश and feeding on phytoplankton, maybe due to the sufficient availability of phytoplankton। इससे ऐसा इसलिए हो सकता है कि यहाँ जितने भी फाइटोप्लैंक्टन हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो भी हैं, ये सफिशिएंट मात्रा में इतने हैं कि इनसे काम अपना बनता चला जाएगा, राइट। तो इसको भी आप नोट करो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी तरीके का आपको अगर डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो, राइट। इसको नोट करो पहले, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इसका कहना यही है। किस तरीके का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं कि हमारा 8वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है। 8वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है, तो ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहता है कि व्हाइल लिविंग इन एंड ऑन द होस्ट स्पीशीज द एनिमल पैरासाइट हैज इवॉल्व सर्टेन एडेप्टेशन, डिस्क्राइब दिस एडेप्टेशन विद द एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो इवोल्यूशन पे चलते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके का हमको इन्वायरमेंट मिलेगा और जिस तरीके का हमारा फूड होगा, हमारा हैबिटेट होगा, हमारे अंदर समय के साथ वैसा चेंज आना शुरू हो जाता है। समय के साथ वैसे चेंजेस आने शुरू होते हैं और फिर वही जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू कर जाता है। कुछ यही इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइल लिविंग इन एन होस्ट स्पीशीज, तो जो पैरासाइट है हमारे पास, जो पैरासाइट हैं वो पैरासाइट कैसे हैं? 2 तरीके के हैं। एक होते हैं हमारे इंडो पैरासाइट
ठीक है। एक होते हैं हमारे पास इंडो पैरासाइट, और ये इंडो पैरासाइट कौन से होते हैं, तो ये इंडो पैरासाइट वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बैठ जाते हैं, और एक होते हैं हमारे पास इक्टो पैरासाइट, ठीक है, इक्टो पैरासाइट। तो अगर शरीर के अंदर जाकर के बॉडी के अंदर घुस गए तो इंडो पैरासाइट है, और बॉडी के सरफेस के ऊपर से ही वो अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी फूड वगैरह उनको चाहिए, तो वो हो गया हमारा इक्टो पैरासाइट, राइट। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कहने का मतलब है कि द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल लीस, माइट्स एंड फ्लेक्स डोंट हैव विंग्स, presence of adhesive organs or suckers to cling the host in tapeworm and leashes, loss of digestive system, that is the tapeworm, high reproductive capacity, that is roundworm, produces large progeny। तो ये कुछ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस, नंबर ऑफ एडेप्टेशंस आपको दिए हुए, आप इनको नोट कर लें। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जिस तरीके की जिसकी नीड होगी उस तरीके का वो अपना अडेप्टेशन करता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अडेप्टिव रेडिएशन देखा था ना, अडेप्टिव रेडिएशन गैलापागोस आइलैंड की कहानी जो हमने देखी थी, हमारे पास हमने देखा था कि जिसको जैसा फूड चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनका जो बीक था वो जो है वो उस तरीके से डेवलप करता चला गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट से समझने के लिए काफ़ी आसान है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसा जिसका अडेप्टेशन होगा उस हिसाब से उसका चेंज आ जाएगा। तो डिस्क्राइब दिस अडेप्टेशन विथ एग्जाम्पल, तो वही हो गया है क्या, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन थे, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए लीज, मिलेट्स एंड फ्लीज डोंट हैव विंग्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट इन टेपवर्म एंड लीशेस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज टेपवर्म में, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी राउंडवर्म में टू प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का एडेप्टेशन जो है वो देखने को मिला। किसी में कोई चीज़ें खो रही हैं तो किसी में कोई चीज़ जो है वो ऐड हो रही हैं, यही कहानी है इसकी। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे क्या बोल रहा है, राइट। ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि डू यू एग्री दैट द रीजनल एंड लोकल वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन ईच बायोम। कहने का मतलब है कि आप क्या इससे सहमति रखते हैं, किस बात से सहमति रखे भाई बताइए, कि दैट रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस एग्जिस्ट विद इन ईच बायोम। तो किसी एक ही बायोम में लोकल और रीजनल वेरिएशन जो है एग्जिस्ट करता है। फिर कह रहा है सब्सटेंटेट योर आंसर विथ सूटेबल एग्जांपल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल हाँ, यस, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन ईच बायोम। कह रहा है कि ये बायोम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के एक लार्ज कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था ना, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आया था कि यहाँ पर हमारे पास 3 सर्कल थे, ठीक है, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, कम्युनिटी ये है, ठीक है, एक कम्युनिटी ये है। इस कम्युनिटी C1 में पॉपुलेशन P1 है, C2 में पॉपुलेशन, इसमें अगर इसकी बात करें तो ऐसा हमको वो क्वेश्चन बता रहा था कि इसमें स्पीशीज S1 है। इसकी बात करें तो इसमें S1, S2, S3 थे, इसमें और भी बहुत सारे थे, S1, S2, S3, S4, इस तरीके से बहुत सारे थे। तो ये ऑल टुगेदर हमने बायोम का नाम दिया था। तो कहता है कि बहुत लार्ज कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। तो मेन बायोम ऑफ दी वर्ल्ड डज नॉट शो द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। तो एक्चुअली ये जो कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं ये हम इंसानों ने बनाई है, नेचुरली ये चीज़ नहीं है, नेचुरली ये चीज़ नहीं है। आप जब मैप पढ़ते हो तो आपको दिखता होगा कि आप अगर पॉलिटिकल मैप पढ़ते हो तो आपको बाउंड्रीज दिखती होंगी, है ना, लेकिन आप फिजिकल मैप पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे कुछ और ही दिखता होगा, ग्रीनरी, सीनरीज, ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं वो आपको दिखा रही हैं कि किसी देश की बाउंड्री जो है वो किसी के उसके बायोम से मतलब नहीं रखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की ही बात करें, इधर साइड जो पंजाब है अपना, तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा आपको पाकिस्तान साइड में भी तो है, तो वो बाउंड्री को उस तरफ पंजाब है, लेकिन जो है वो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी इंडिया के हिस्से में जो पंजाब है और उधर पंजाब है, बहुत सारे बोलने के स्टाइल वगैरह में बहुत सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि बाउंड्री खींच देने से इससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि द मेन बायोम ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट शो द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ। लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स, स्क्रॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, पेप्टरी रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंच, torrential streams, permafrost, polar region, high mountain tops,
बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिकिंग कंपोस्ट पिट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर दिए गई हैं, इसको भी आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखेंगे जानेंगे समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। कोई डाउट वगैरह मन में हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल सैलिनिटी, एट व्हाट कंसंट्रेशन डज द सॉइल बिकम सलाइन। तो कह रहा है कि कौन सा वो एलिमेंट है जो रिजल्ट करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल सैलिनिटी। तो सॉइल में सैलिनिटी के लिए कौन सा जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। एट व्हाट कंसंट्रेशन डज द सॉइल बिकम सलाइन, किस कंसंट्रेशन पे हमको जो सॉइल है वो सलाइन होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है सॉइल में सैलिनिटी कॉज करने के लिए, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और क्लोरीन है। क्लोरीन के आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन, K+ Ca2+ Mg2+ Cl-। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। Na+ छूट गया हमारे यहाँ, इधर लगा सोडियम आयंस। ठीक है, वही कह रहे कि सॉइल सैलिनिटी इज द सॉइल कंटेंट इन द सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल। ऑब्वियसली बात है, सॉइल सैलिनिटी से हम समझ रहे हैं। सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी का मतलब है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, और सॉइल सैलिनिटी का मतलब हो गया कि सॉइल कंटेंट इन द सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल, इसकी बात की जा रही है। विच इज कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर इरिगेशन। इम्प्रॉपर इरिगेशन के कारण ये हो रहा है। Causes of soil salinity are improper irrigation and human activities like fertilizing crop। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर्स वगैरह के कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो फर्टिलाइजर वगैरह के यूज़ में जितना इरिगेशन सही से नहीं हो रहा है, तो इन सब के कारण सॉइल में इन एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कौन से? तो Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-। और इन एलिमेंट्स के आने से क्या होता है? सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको भी नोट कर लो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि डज लाइट फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट ए ब्रीफ नोट गिविंग द सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ इधर प्लांट और एनिमल्स। कह रहा है डज लाइट फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो लाइट फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डज लाइट फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें लाइट का कोई रोल है क्या? तो बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल फॉर इधर प्लांट और एनिमल। तो प्लांट या एनिमल में से किसी एक एग्जाम्पल को लेना है, तो हम प्लांट को उठा लेते हैं। प्लांट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमारे क्या है ना, कि जो बहुत ज़्यादा सन की इंटेंसिटी में रहना चाहते हैं, कि जो हाई इंटेंसिटी जहाँ पर है ना वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। और बहुत सारे आप केसेस में आपको ऐसा भी दिखेगा कि जहाँ पर इंटेंसिटी लो है, बहुत सारे प्लांट उस जगह पे रहना चाहते हैं, लेकिन इनको लाइट चाहिए जस्ट बिकॉज कि इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो कह रहा है कि यस, लाइट फैक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। राइट, कहता है कि सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सनलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द प्लांट्स फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स एंड श्रब्स हैं growing in forests are adapted to photosynthesize optimally under the very low light conditions। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऊपर में है, ऊपर में जो बड़े बड़े ट्रीज हैं और नीचे में ये जो छोटे छोटे हैं, इन तक ये बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो सनलाइट नहीं पहुंचने देते। तो सनलाइट जब नहीं पहुंचने देते तो इनको लो लाइट में ही फोटोसिंथेसिस करने का जो उनके अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद हैं उनमें कि ये लो इंटेंसिटी में भी ये फोटोसिंथेसिस करने का सीख जाते हैं, उस लायक हो जाते हैं और ऐसा करते हैं। Under very low light conditions, so they will seen distributed in shady areas under tall canopy trees. The small plants in the forest are usually overshadowed by tall canopy trees। तो वही कहना है कि छोटे plants जो हैं वो बड़े plants से overshadowed हो जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको दिखता है, अफेक्ट कर रहा है बिल्कुल ही, कि जो लॉन्ग ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा से ज़्यादा सन के सोलर एनर्जी की ज़रूरत है ना, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। लेकिन जो नीचे वाले प्लांट हैं उनको लो एडाप्टेशन में भी, लो इंटेंसिटी में भी उनका काम हो जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो अफेक्ट कर रही है चीज़ों को। ठीक है,
इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप चाहो तो आप अपने तरफ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। इस लेक्चर में 11 सवाल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया। कह रहा है गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके एक एग्जांपल की बात है। यूरीथर्मल प्लांट की एग्जांपल दें, यूरीथर्मल प्लांट स्पेशीज। दूसरे पे हॉट वाटर स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म। तीसरे पे एन ऑर्गेनिज्म सीन इन डीप ओशन ट्रेंचेस। फिर एन ऑर्गेनिज्म सीन इन कंपोस्ट पिट, ए पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, ए स्टेनोथर्मल प्लांट स्पेशीज। इन सब के बारे में एक एक एग्जांपल देना है। और भी है सॉइल ऑर्गेनिज्म, बेंथिक एनिमल, एंटी फ्रीज कंपाउंड सीन इन एंटार्क्टिक फिश, उसमें एन ए ऑर्गेनिज्म विच कैन कन्फॉर्म। इन सब के बारे में। तो यूरीथर्मल प्लांट स्पेशीज की बात करें तो मैंगो है हमारे पास, रेड एल्ग है और एकेसिया है। हॉट वाटर स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास है थर्मस एक्वेटिस है और यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया है। एन ऑर्गेनिज्म सीन इन डीप ओशन की अगर हम बात करें तो जेलीफिश है, सी है, कुकुम्बर्स है। आप इन सब एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट करते चलेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले फोर्थ वाले की तरफ कि फोर्थ में हमें क्या किसका एग्जाम्पल पूछा गया है, राइट। फोर्थ में है ना ऑर्गेनिज्म सीन इन कंपोस्ट पिट। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास अर्थवॉर्म है, फंजाई है, बैक्टीरिया है। यहाँ पर हमारे पास कौन आ जाएगा, अर्थवॉर्म, फंजाई, बैक्टीरिया। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्यूटा, रिफ्लेक्सा है हमारे पास। स्टेनोथर्मल प्लांट स्पीशीज की बात करें तो हमारे पास कोनीफर्स है, कोकोन्यूफेरा है। सॉइल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म हमें दिख जाता है। बेंथिक एनिमल की बात करें तो क्रैब्स है, स्पॉन्जेस है, ऑक्टोपस दिख जाता है। एंटी फ्रिज कंपाउंड सीन इन एंटार्क्टिक फिश की बात करें तो हमारे पास सॉल्ट कंटेंट है, एंटी फ्रिज ग्लाइकोप्रोटीन है, AFGPS। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कन्फॉर्म, तो ये हमारे पास फ्रॉग आ गया। तो ये हमारे पास कुछ और बेहतर एग्जांपल्स हैं, आप इन सबको भी नोट कर लें। हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि वन एग्जाम्पल देना है, लेकिन हमने यहाँ मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई एक भी याद हो जाता है तो सफिशिएंट, आप अपने एग्जाम में उसको आंसर करके आप पूरा मार्क्स उसको ले सकते हैं। इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट निकाल ले, किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, राइट। तो इस तरीके से किया हमने अपने इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके की अगर डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, CVT, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री में। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप फॉर द सेम डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com को। यहाँ आना है आपको, अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुन के अपने लेक्चर को सुनना है। जिस भी लेक्चर में आपको डाउट है आप उसको सेलेक्ट करें, आप उसको देखें, जाने समझें और अपने एग्जामिनेशन में रॉक करें। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।